नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग बातचीत करेंगे आज, जो है छंद। आप लोग जानते हैं कि ये पाठ परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछा जाता है, चाहे वो यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, यूपी एसआई हो, यूपी ट्रिपल एससी की जो भी एग्ज़ाम्स हो, जैसे लेखपाल की परीक्षा होती है। तो इन तमाम परीक्षाओं में दोस्तों इस भाग से प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक चीज़ आप जान लीजिए कि ये बहुत ही आसान भाग होता है, लेकिन बच्चे इससे घबराते हैं कि इसमें क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आज ऐसा तरीका आपको बताऊंगा, इस तरह से आपको समझा दूंगा कि आपको इस पाठ में मज़ा आएगा और आप इसमें और अधिक जानने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको इसमें मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके इन सारी चीज़ों को देखते हैं। दोस्तों, टॉपिक महत्वपूर्ण है, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। ये आप ही के काम की चीज़ है, आप बने रहेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। और इस भाग से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा, आप उसको सही ही करके आएंगे, ये मेरा विश्वास है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये देख लीजिए, मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है छंद के अंग। तो ये छंद के अंग है, कुल 7 अंग माने गए हैं और इनको मैंने एक एक करके यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पे हम लोग आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि छंद है क्या। एक चीज़ मैंने यहाँ पे एक दोहा लिख के रखा हुआ है, जब मैं आपको छंद के अंग समझाऊंगा तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस तरह से मैं आपको समझा दूंगा तो वो चीज़ें आपको समझ में जल्दी नहीं आएंगी। तो इसलिए इस चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ताकि मैं आपका समय बचा सकूँ और आपको अच्छी प्रकार से मैं समझा सकूँ। तो सबसे पहले ये समझते हैं दोस्तों, छंद है क्या। छंद क्या है? 2-3 तथ्य हैं और इसको हम लोग परिभाषित कर देंगे, समझ में आ जाएगा, विश्वास रखिए, बस बने रहिए आप। देखिए, छंद जो है, पहला चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये छद धातु से बना हुआ है। कौन सी धातु? छद धातु, जिसका शाब्दिक अर्थ है खुश करना। मैं शार्ट में लिख रहा हूँ, आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और इसको आप चाहें तो बड़ा कर सकते हैं। खुश करना, प्रसन्न करना, आह्लादित करना, ये चीज़ आप समझ लीजिए, ये छद धातु से बना है। परिभाषित इसको कर देते हैं, मैं मुजबानी ही कर देता हूँ। वह पद्य रचना जिसमें यति, गति, लय, तुक, क्रम आदि के विशेष नियम हो, या दूसरे शब्दों में कहें कि वो पद्य रचना इन नियमों से बंधी हो, उसे ही हम लोग छंद कहते हैं। और दूसरे शब्दों में छंद को काव्य का व्याकरण कह सकते हैं। ये काव्य का व्याकरण होता है, लिख देता हूँ शार्ट में, काव्य का व्याकरण। छंद को हम काव्य का व्याकरण भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से गद्य व्याकरण के द्वारा नियंत्रित होता है, आप लोग देख लीजिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सारी चीज़ें गद्य के अंतर्गत इनका ध्यान रखा जाता है। उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, मुख्य क्रिया क्या है, सहायक क्रिया क्या है, ये व्याकरण के तमाम नियमों का जब गद्य रचनाएं होती हैं उसमें ध्यान रखा जाता है। उसी प्रकार से पद्य में भी यति, गति, तुक, क्रम, गण, वर्ण, चरण, ये सारी चीज़ें उसमें समाहित होती हैं। इन सारी चीज़ों से पद्य नियंत्रित होता है। इसीलिए छंद को हम पद्य का व्याकरण भी कह सकते हैं, या काव्य का व्याकरण भी कह सकते हैं। 1-2 तथ्य हैं दोस्तों, वो भी जानना हमें ज़रूरी है, छंद से संबंधित है। इसके बाद इसके मेन पार्ट पे हम लोग आएंगे। पहला तथ्य है छंद का सर्वप्रथम प्रयोग। छंद का सर्वप्रथम प्रयोग तो ये ऋग्वेद में मिलता है। छंद का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? ये ऋग्वेद में मिलता है। और छंद शास्त्र के जनक, ये प्रश्न, छंद शास्त्र के जनक या फिर आदि प्रणेता कह सकते हैं, या प्रणेता, कुछ भी कह लीजिए, चूँकि हिंदी है तो व्याकरण है तो थोड़ा सा उसी तरह के शब्दों का प्रयोग भी हमें करना चाहिए। प्रणेता पिंगल ऋषि को माना जाता है। पिंगल ऋषि, ये पिंगल नाम के ऋषि थे, इन्हीं के नाम पे
छंद को पिंगल भी कहा जाता है, ये चीज़ आप लोग याद रख लीजिए। छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है, क्योंकि छंद के जो जनक माने जाते हैं, जो छंद के आदि प्रणेता हैं छंद शास्त्र के, वो पिंगल ऋषि हैं और इन्हीं के नाम पे छंद को पिंगल भी कहा जाता है। तो दोस्तों छंद के बारे में यही मोटी मोटा 3-4 तथ्य हैं जो मुझे आपको बताने थे। अब सीधे आते हैं हम लोग छंद के अंग पे। तो छंद के कुल 7 अंग माने गए हैं, मैं पढ़ देता हूँ। चरण, पद या पाद एक ही है तीनों, वर्ण और मात्रा, तीसरा है संख्या एवं क्रम, चौथा यति, पांचवा गति, छठा तुक और सातवां और आखिरी है गण। तो इन्हीं 7 चरणों के अंतर्गत छंद का हम लोग अध्ययन करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो छंद के अंतर्गत ये 7 चरण होते हैं, 7 चीज़ें होती हैं जिनसे मिलके छंद बनता है। तो एक एक करके इनको समझते हैं, देख लीजिए। पहला है चरण, पद या फिर पाद। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको लेके आता हूँ और मैं यहाँ पे लाल पेन का प्रयोग करता हूँ दोस्तों। रहीमन पानी राखिए, यहाँ पे एक अति यति होगी, ये जो कामा लगाते हैं इसको यति कहते हैं, नीचे आएगा भी वो। इन सारी चीज़ों में बहुत एक एक शब्द की ये सारी चीज़ें हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस पे आप ध्यान दीजिए। चरण, पद या पाद। तो छंद प्रायः 4 चरणों में लिखे जाते हैं दोस्तों। छंद जो होते हैं वो प्रायः 4 चरणों में लिखे जाते हैं। रहीमन पानी राखिए जो चरण होता है वो छंद का चतुर्थांश होता है, दूसरे शब्दों में कहें तो उसका चतुर्थांश होता है वो। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पे ये हो गया पहला चरण, ये हो गया दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये आखिरी हो गया चौथा चरण। देख लीजिए यहाँ से, रहीमन पानी राखिए ये पहला चरण हो गया, बिन पानी सब सून दूसरा चरण हो गया, पानी गए न उबरे तीसरा चरण हो गया, मोती मानुष चून ये चौथा चरण हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं चरण, पद या फिर पाद। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं विषम चरण। जो पहला और तीसरा चरण होता है उसको हम लोग कहते हैं विषम चरण, और दूसरा और चौथे चरण को हम लोग कहते हैं सम चरण। तो ये भी जानने वाली चीज़ है। चरण हो गया। अब दूसरा है वर्ण और मात्रा। ये चीज़ दोस्तों ध्यान देने वाली है, इसको आप लोग समझिएगा। इसको मैं मिटाऊंगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छोटा सा चीज़ है, बहुत ज़्यादा वो कुछ नहीं है। यहाँ पे जानने वाली चीज़ें हैं दोस्तों। और वर्ण और मात्रा को समझ लेते हैं तो छंद को समझना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। वर्ण और मात्रा, तो इसमें 2 तरह के वर्ण प्रयोग किए जाते हैं छंद में। पहला होता है लघु वर्ण और दूसरा होता है दीर्घ वर्ण, या इसी को मात्रा में ले लेते हैं, क्योंकि वर्णिक छंद जो होते हैं, जो वर्णिक छंद होते हैं उसमें वर्णों की गणना की जाती है, वर्णों पे आधारित होते हैं। और जो मात्रिक छंद होते हैं उसमें मात्राओं पे आधारित वो होते हैं, उसमें मात्राओं की गणना की जाती है। और आप ये जान लीजिए कि हमें मात्रिक छंदों को ही विशेष रूप से समझना भी है, वर्णिक छंदों का उतना ज़्यादा महत्व नहीं है। तो मात्रा के बारे में मैं आपको बताता हूँ। 2 तरह की मात्राएं होती हैं। पहली होती है लघु और दूसरी होती है दीर्घ। दूसरे प्रकार की जो मात्रा है वो दीर्घ होती है दोस्तों। लघु के लिए निशान देख लीजिए, ये इस तरह से होता है, एक खड़ी पाई की तरह से और एक वर्तुल रेखा की तरह से, ये दीर्घ का निशान होता है। लघु के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, पहले हम लोग वो देख लेते हैं। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। अब देख लीजिए, इसमें ये 4 होते हैं दोस्तों, अ, ई, उ और री। अब इसका चाहे वर्णिक रूप हो चाहे मात्रिक रूप हो, इन दोनों में ये ह्रस्व ही होंगे। मात्रिक रूप मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये क, की, कु, क्री। तो या ये इस तरह से रहे या फिर ये मात्रिक रूप में रहे, ये लघु होंगे। इसके बाद क्या होगा, ह्रस्व स्वर के बाद अनुनासिक,
यदि ये जान लेते हैं आप तो छंद का 50% काम आपका अनुनासिक यानी ये जो चंद्र बिंदी होती है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो चंद्र बिंदी होती है ये भी लघु के अंतर्गत आता है। तीसरा होता है संयुक्ताक्षर। क्ष, त्र, ज्ञ। जैसे हम लोग लिखते हैं आलस्य, तो इसमें भी ये जैसे स्य, आलस्य लिखते हैं ना, इसे आलस्य, तो ये जो स्य होगा ये भी संयुक्ताक्षर के अंतर्गत ही आएगा और इसकी एक मात्रा ही होगी, लघु। तो ये ध्यान रखिएगा, संयुक्ताक्षर हो गया और ये अनुनासिक हो गया और ह्रस्व स्वर हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो दोस्तों हैं ये लघु के अंतर्गत आती हैं। अब दीर्घ में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से वर्ण हैं वो देख लीजिए। दीर्घ मात्रा में कौन कौन से होंगे? दीर्घ वर्ण, दीर्घ स्वर इसको कह लीजिए, दीर्घ स्वर। यहाँ पे हमने ह्रस्व स्वर देखा था, मैंने वर्णमाला के वीडियो में आपको बताया भी है डिटेल में क्या क्या होता है। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, यहाँ कॉमा लगा देते हैं, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। और यहीं पे आप ऐसे कोई आपको नहीं बताता है, अंग और अ को भी रख लीजिए यहीं पे। वो किस तरह से मैं आपको यहीं समझा दूंगा। ये 7 होंगे, ये देख लीजिए, ये तो पहले 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हैं। ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं और इन पे 2 मात्रा होती है। ये दीर्घ में 2 मात्रा होती है, ये लघु में 1 मात्रा होती है। यहाँ पे मैं आपको गिन के बताऊंगा भी, ध्यान रखिएगा, इसको बने रहिए। अंग और अ भी ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है, दीर्घ मात्रा के अंतर्गत आता है। दीर्घ मात्रा यहाँ लिख दीजिए, कंफ्यूज ना होइएगा दोस्तों। तो दीर्घ स्वर हो गए, चाहे इसका वर्णिक रूप हो या फिर मात्रिक रूप भी, जैसे का, की, नहीं ये बड़ी की होगी, तो ये मात्रिक रूप होता है। आप 12 खड़ी जानते हैं, वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। तो चाहे ये वर्णिक रूप हो या फिर ये मात्रा के रूप में किसी व्यंजन पे लग के आए, तो वहाँ भी वो दीर्घ ही होंगे। और इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा देख लीजिए। अनुस्वार, अनुस्वार। अब अनुस्वार देख लीजिए। अनुस्वार यही मैंने कहा आपसे कि जैसे कंगन लिखेंगे, कंगन लिखा है तो इसमें अनुस्वार का प्रयोग है, इसलिए ये दीर्घ होगा, इसीलिए अंग हो गया। और विसर्ग भी दीर्घ होता है दोस्तों, विसर्ग। और क्या क्या दीर्घ होता है, बने रहिएगा, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। विसर्ग, तो यहाँ विसर्ग है, जैसे हम यही लिख देते हैं एकह, तो ये जो विसर्ग इसमें प्रयोग हुआ है, इस पर ये दीर्घ मात्रा लगेगी। अब ये देख लीजिए संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर का पूर्ववर्ती वर्ण, अभी उदाहरण से मैं आपको समझाऊंगा। वर्ण, पूर्ववर्ती वर्ण भी दीर्घ होता है, ये दीर्घ के अंतर्गत है, तो आप इसको समझ लीजिएगा। पूर्ववर्ती वर्ण जैसे हम लोग लिखते हैं वही लिख देते हैं, आलस्य, तो ये संयुक्ताक्षर हो गया, ये तो लघु हो जाएगा। लेकिन इसके पहले का जो ये होगा ये दोस्तों दीर्घ हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये महत्वपूर्ण है, ये दीर्घ हो जाएगा। फ्रेम में आना चाहिए, मैं समझता हूँ, हाँ आएगा। तो लघु के अंतर्गत ह्रस्व स्वर आएंगे, अनुनासिक आएंगे, और संयुक्ताक्षर जो होते हैं वो लघु के अंतर्गत आते हैं। दीर्घ के अंतर्गत दीर्घ स्वर है, मैंने लिख के बता दिया आपको। इसके बाद अनुस्वार आएगा, विसर्ग, संयुक्ताक्षर का पूर्ववर्ती वर्ण जो होगा वो दीर्घ हो जाएगा। तो ये समझ गए होंगे आप। अब यहाँ पे मैं मात्राओं की गणना करके आपको दोस्तों बता देता हूँ, तो वो चीज़ आपको और ज़्यादा समझ में आएगी। देख लीजिए यहाँ पे, ये हो गया लघु, 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 दीर्घ, 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 लघु, दीर्घ। अब देख लीजिए, ये एक दोहा है दोस्तों, और दोहा में हम लोग जानते हैं कि इसके प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे चौथे चरण में 11-11। अब उसको गिन के मैं आपको दिखाता हूँ।
जैसे 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 11 11 और 2 13। तो ये 13 हो गई। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ये 13 मात्राएं। और फिर इसके बाद देख लीजिए यहाँ नीचे वाला भी गिन के मैं आपको दिखाता हूँ कैसे गिना जाता है। ये देखिए आ है और नहीं, मैं यहाँ बता चुका हूँ आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत काम की चीज़ आपको बताया हूँ दोस्तों, ये आपको कोई बताएगा नहीं और इतनी सारी चीज़ें नहीं बताएगा, ये चीज़ काम की है आपकी। यहाँ गिन के मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये गुरु हो गया, गुरु हो गया, लघु गुरु लघु, ये गुरु गुरु लघु गुरु, ये यहाँ भी 13 प्रथम और तीसरे में 13 होंगी। 2 2 4 1 5 2 7 8 2 10 11 और 2 13 गिन के देख लीजिए आप। दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। दूसरा और चौथा चरण हमारे सामने है, गिन के आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार। लघु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु, गिन लीजिए। ये शायद नहीं आ रहा होगा, हाँ ठीक है। 1 2 2 4 2 6 7 8 2 10 और 1 11। ये दोस्तों मैंने ये ऐसे खींचा था, ये देख लीजिए। यहाँ भी गिनेंगे तो वही आपका आएगा। जैसे देख लीजिए ये तो यति है, ये गुरु 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 लघु लघु गुरु लघु, गिन लीजिए इसको। 2 2 4 2 6 7 8 2 10 और 1 11। तो इस तरह से मात्राएं गिनते हैं दोस्तों। आप लोगों ने देख भी लिया होगा। इन सारी चीज़ों को आप देख लेते हैं तो इससे बाहर की कोई मात्रा नहीं होती है। इसको जान जाएंगे तो आप मात्राओं की गणना आसानी से कर पाएंगे। और दोस्तों ये जान लीजिए कि यदि मात्राएं लगाना आप सीख जाते हैं, मात्राओं की गणना करना आप सीख जाते हैं, तो छंद का 90% भाग ये जान लीजिए कि आपके कंट्रोल में है। आपके प्रश्न इससे सही ही होंगे। तो आगे की चीज़ देखते हैं, वर्ण और मात्रा। तो मात्रा मैंने आपको बता दिया, वर्ण भी होते हैं तो इसी तरह से लघु और गुरु वर्ण होते हैं। ये देखिए लघु वर्ण है, ये आ की मात्रा लग गई तो ये गुरु वर्ण है। और वर्णों की गणना जो करते हैं उसमें बस एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि वर्ण उसी को माना जाता है जिसके साथ स्वर लगा हो। यानी ये आधा क है, इसके साथ स्वर नहीं लगा होता है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये देखिए इसके साथ स्वर नहीं है तो इसको छंद में वर्ण नहीं मानेंगे, ये वर्ण नहीं है। ये छंद में इसको वर्ण मानेंगे क्योंकि इसमें क और प्लस अ दोनों हैं, यानी ये स्वर के साथ हैं। तो जो व्यंजन स्वर के साथ रहेगा, जिनमें स्वर लगा होगा या उसकी मात्रा होगी, जैसे भी आप समझ लें, उसी को वर्ण मानते हैं, अन्यथा उसको वर्ण नहीं मानते। मैंने आपसे कहा भी कि वर्णिक छंद जो हैं उनका इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। आप मात्रिक छंद पे ही फोकस करिए, बाकी उसके बारे में भी मैंने आपको बता ही दिया। तीसरा जो है देख लीजिए, संख्या एवं क्रम। तो वर्णों और मात्राओं की गणना को ही हम लोग क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे हमने यहाँ गणना किया तो 13 की संख्या में हो गए, यहाँ गणना किया तो फिर ये 11 की संख्या में हो गए, तो इन्हीं को हम लोग संख्या कहते हैं। यानी इसमें वर्णों और मात्राओं की एक निश्चित संख्या होती है, वही संख्या है। क्रम क्या है, लघु और गुरु का जो हम स्थान निर्धारण करते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं क्रम। जैसे यहाँ पे हमने गिना था, ये गुरु हो गया, गुरु हो गया, लघु हो गया, गुरु हो गया। तो इस तरह से जो स्थान निर्धारण करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्रम कहते हैं। तो समझ गए होंगे, बहुत दिक्कत नहीं है। ये दोहा मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखा था दोस्तों कि मैं आपको समझा सकूँ कि क्या चीज़ें कहाँ से होती हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण पाठ है दोस्तों, यति। यति का मतलब होता है विराम, दूसरे शब्दों में इसको विराम कहते हैं। यहाँ देख लीजिए ये विराम लगा हुआ है, ये यति लगी हुई है। यति के अंतर्गत ही एक यति, जब एक चरण पूरा होता है तो एक यति आ जाती है। 4 चरण है यहाँ पे देख लीजिए, एक यति यहाँ लग गई, एक यति यहाँ भी होगी। तो ये किस लिए होता है, सबसे मेन चीज़ है यति या विराम या ठहराव इसको कह लीजिए। अब इतना बड़ा दोहा है तो एक सांस में इसको हम नहीं पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं क्या आप बताइए, नहीं पढ़ सकते हैं। इसीलिए सांस लेने के लिए छंद के बीच बीच में एक विराम लगा दिया जाता है कि हम आसानी से उसका सांस लेके और आगे उच्चारण करें। तो ये चीज़ है, ये यति हो गया। आप यति समझ गए होंगे, ठहराव विराम कुछ भी कर सकते हैं। गति,
जो पांचवा महत्वपूर्ण पार्ट है छंद का दोस्तों, वो है गति। छंद गति या लय या प्रवाह कह सकते हैं। छंद की एक निश्चित गति होती है। छंद उच्चारण जब हम लोग करते हैं तो उसकी एक निश्चित गति होती है, उसका एक निश्चित प्रवाह होता है। जैसे आप लोगों ने रामायण पाठ करते हुए सुना भी होगा, रामचरितमानस से बंदव गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। तो इस तरह से जो एक प्रवाह होता है गायन के रूप में, तो इसको हम लोग कहते हैं गति, या इसी को दूसरे शब्दों में हम लय भी कहते हैं दोस्तों। लय ये यति या विराम भी होता है, विराम। तो जैसे भी आप समझना चाहें समझ सकते हैं। तुक, छोटे छोटे बच्चों को हम लोग समझाते हैं राइमिंग वर्ड्स उनको समझाते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। यहाँ पे आप देखिए सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो सून और चून ये एक दूसरे का तुक मिलता है, सून चून राइमिंग वर्ड्स की तरह है। तो यही समझ सकते हैं आप, जो छंद होते हैं उनमें उनके जो चरण होते हैं उनके तुक मिलते हैं। तो ये तुक हो गए, राइमिंग वर्ड से मतलब है इसका। और आखिरी होता है दोस्तों गढ़। तो 3 वर्णों का समूह ये होता है, 3 वर्णों का समूह, यही आप समझिए। 3 वर्णों का समूह को हम लोग कहते हैं गढ़। और ये टोटल संख्या में 8 होते हैं। संख्या कितनी होती है? 8 होती है। यमाता राज भानस लगा, ये आप लोगों ने सुना होगा या नहीं सुना होगा। यगड़ मगड़ तगड़ सगड़ रगड़ झगड़ भगड़। तो ये 8 तरह के गण होते हैं दोस्तों, और इनका प्रयोग लघु और गुरु के स्थान निर्धारण के लिए ही किया जाता है। इन 8 गणों से सूत्र कैसे बनाते हैं और इनका सूत्र किस काम में आता है, ये सारी चीज़ों पे मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा दोस्तों, अलग वीडियो यहाँ पे बताऊंगा। ये थोड़ा सा वीडियो भी लंबा होगा और पंचमेल खिचड़ी होगा। आप यही समझिए, छंद के अंग समझिए और छंद की परिभाषा और उसके कुछ तथ्य मैंने आगे आपको बता ही दिया। तो ये सारी चीज़ें यदि आप समझ जाते हैं तो आप मान के चलिए कि 75% आपका कंप्लीट हो गया। और आगे मैं डिटेल्ड छंद के प्रकारों पे वीडियो लाऊंगा और उसका छंद का जो वर्गीकरण है, छंद का वर्गीकरण भी करूंगा। तो ये सारी चीज़ें मैं एक अलग वीडियो में करूंगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मगन ट्यूटोरियल्स के परिवार को बड़ा करने में हमारी मदद कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक आत्मबल ज़रूर मिलता है। तो बस आज के लिए इतना ही। एक चीज़ जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ कि मगन ट्यूटोरियल्स पे हिंदी के तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पे ऑलरेडी वीडियोस हैं, और लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे भी मैं मैक्सिमम वीडियोस का लिंक डाल देता हूं। तो आप उन वीडियोस को निश्चित रूप से देखिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दोस्तों यदि आप उन वीडियोस को अच्छी प्रकार से देखते हैं, समझते हैं, तो वो आपको महत्वपूर्ण बढ़त दिलाएंगे। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।